All right, last class में we were discussing some costs और डिसाइड हम ये करना चाह रहे थे या डिटरमिन हम ये करना चाह रहे थे कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने में हमारी कितनी कॉस्ट आती है। लिहाजा उसके लिए कंपनी डिसाइडेड करती है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एक एक्चुअल कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट बनने के बाद पता चलता है कि इस पे मटेरियल कितना लगा, इस पे लेबर ने कितने घंटे या कितना टाइम, तो एक्चुअली उस यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आया ये तो यूनिट के बनने के बाद पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम डिटरमिन करके रखते हैं कि हमारा एक यूनिट कितने में बनना चाहिए, सो दैट बनने के बाद हम इस बात का अंदाजा कर सकेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट मुनासिब पैसों में बन गया या हमें महंगा पड़ गया। और जो उसको बनाने के जिम्मेदार लोग हैं, फैक्ट्री चलाने वाले जिम्मेदार लोग हैं, मटेरियल खरीदने के लिए जिम्मेदार लोग हैं, लेबर से काम करवाने वाले सुपरवाइजर्स हैं, उन सब की फिर क्लास होगी कि जब हमें मटेरियल पे इतना या एक यूनिट पे इतना मटेरियल लगना था या हमें हर यूनिट पे इतने लेबर को घंटे काम करवाना था, तो आपने ज्यादा मटेरियल क्यों लगाया या आपने ज्यादा घंटे काम क्यों करवाया। ऐसे में हम खर्चे में एक हिस्सा बनाते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल में हम ये देखेंगे कि एक यूनिट बनाने में कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए और वो क्वांटिटी कितने में खरीदनी चाहिए। दो चीजों का अंदाजा है यहां पर। मिसाल, अगर हम एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है कि हम कोल्ड टी बेचेंगे, एक रेडीमेड प्रोडक्ट होगा कोल्ड टी। अब उसके अंदर आप कितनी क्वांटिटी मिल्क ऐड करेंगे और वो मिल्क कितनी कॉस्ट पर केजी पे खरीदा जाएगा, दो चीजें आपका स्टैंडर्ड होगी। तो एक स्टैंडर्ड इनपुट पर यूनिट, अज्यूम बना रहे हैं उसमें प्लास्टिक डलती है, हम ये देखेंगे कि एक यूनिट के अंदर कितनी प्लास्टिक लगेगी, अंदाजा नंबर 1, और प्लास्टिक को कितने रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा। स्टैंडर्ड इनपुट पर यूनिट में कितनी क्वांटिटी इनपुट होनी चाहिए और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट पर क्वांटिटी। अब इसमें हमने बात ये की थी कि कभी कभी मटेरियल इनपुट ज्यादा करना होता है जिसको हमने नाम दिया ग्रॉस इनपुट, लेकिन प्रोसेस में कुछ मटेरियल जाया होता ही है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लिहाजा अगर हम एक ड्रेस सेल करेंगे तो हमारा अंदाजा कि ड्रेस जब बन तैयार होगी तो उसकी जब नाप लेंगे तो उसमें 4 मीटर कपड़ा होगा, लेकिन क्या आप इनपुट भी 4 मीटर कपड़ा करेंगे? नहीं, क्योंकि स्टिचिंग का तो पार्ट है कि उसमें कपड़े को कट किया जाएगा और उसकी सिलाई हिस्सा छोड़ा जाएगा। कभी कभी कुछ कपड़ा जाया होना अनअवॉइडेबल है, तो जो आप ग्रॉस इनपुट करेंगे वो ज्यादा होगा और नेट इनपुट कपड़े में आखिर में बचेगा ड्रेस के अंदर वो कम होगा। सवाल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बीच में जो नुकसान होगा उसका खमियाजा किसको भरना चाहिए, किसको भुगतना चाहिए, कंपनी को या कस्टमर को? कस्टमर को। इसको हम नाम दे रहे थे नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब सिलसिला क्या था, थोड़ी मैथ समझने की जरूरत है।
हम ये कहते हैं कि अगर एक यूनिट के अंदर हम 600 ग्राम्स का ग्रॉस इनपुट करेंगे, हम 600 ग्राम्स का ग्रॉस इनपुट करेंगे, जिसमें से 12% इनपुट जाया हो जाएगा। किसका 12% जाया होगा? 600 का। क्या? तो हम 1200 का 600 का 12%, ऐसा 600 का 12% कितना बनेगा? करेक्ट, 72। What is this 72? This is normal loss. तो 600 ग्राम्स हम इनपुट करेंगे, लेकिन जब प्रोडक्ट बन तैयार होगा और कस्टमर को आप डिलीवर कर रहे होंगे, तो उस यूनिट की का वजन कितना होगा? उसका वजन होगा 520। यस, देखें लॉस और एक्सपेंस में फर्क क्या है। अगर आप नुकसान को नुकसान माने तो आप, अगर के नुकसान को आप नुकसान माने ही ना, तो उसमें रोने की क्या जरूरत है? बात समझ रहे मेरी? कैसे समझ लेंगे? देखिए, आपको क्या पहले से पता नहीं था कि 600 ग्राम उबल के 12% इवेपोरेट हो जाएंगे? तो आपने अगर एक कप लिया, उसमें दूध, चीनी, पत्ती, पानी डाल के बिल्कुल उसको आपने टॉप तक फिल कर दिया। बिल्कुल उस कप की क्वांटिटी मान लेते हैं 200 ग्राम है, आपने उसको उंडेल दिया पतीले के अंदर, बॉइलिंग स्टेज में उसको आपने पास किया। जब आप बॉइल करने के बाद चाय बना के उसी कप में वापस डालेंगे, तो क्या कप अभी भी उतना भरा होगा? और अब आप क्या कहेंगे कि मेरा नुकसान हो गया? बिल्कुल आपने 200 ग्राम या पूरे कप का इनपुट किया था, और उसमें से 15% क्वांटिटी इवेपोरेट हो गई, बॉइलिंग फेज में इवेपोरेट हो गई। और ये तो पता था कि 15% तो इवेपोरेट होता है। हाँ, आप रख के भूल गए, जब वापस आए तो बिल्कुल क्वार्टर कप बच गया। ओके, तो लॉस हुआ तो सही से हम कहें कि उस कप के अंदर अगर 0.2 लीटर या 250 ml का कप था, 250 ml का कप था, लेकिन जब आपने उसको उसमें से चाय निकाली तो वो 200 ml रह गई। 50 ml का मटेरियल इवेपोरेट हुआ तो सही, लेकिन क्या आप इस इवेपोरेशन पे रोएंगे? इसमें नहीं रोएंगे। लॉस तो है, लेकिन क्या आप उसको अपना नुकसान खर्चा मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप उसको फिनिश गुड, जब लेट्स से चलो चाय आप अपने लिए नहीं बना रहे, चाय आप बना के बेचेंगे, तो कस्टमर को जो चाय मिलेगी वो होगी तो 200 ग्राम, लेकिन खर्चा जो आप उसको चार्ज करेंगे वो 250 ml मटेरियल का करेंगे। अगर कस्टमर सवाल करेगा अभी तक कि भाई 200 दे 200 ml और चार्ज आप मुझसे 250 ml का खर्चा करें, तो हम बोलेंगे तुम्हारी वजह से तो जाया हुआ, नहीं तो कच्चा लेके जाते मुझसे, मैं बॉइल नहीं करके दूंगा आपको। लेकिन बॉइलिंग में जाया होना लॉस है, लेकिन क्या उस लॉस पे रेगुलेट होगा? अगर नहीं, तो उस लॉस को हम अपना एक्सपेंस नहीं मानेंगे। अगर एबनॉर्मल लॉस हो गया, एज आई सेड कि आप चाय रख के भूल गए, किसी छोटे काम से गए थे और बड़े काम से वापस आ रहे हैं, तो अब जब आपने निकाला तो लेट्स से वो बाकी 150 ml बच गई चाय, जो इजाफी नुकसान हो, आप बोले कह रहे यार दूसरी बनानी पड़ेगी मेरी। तो ये जो इजाफी नुकसान हुआ वो नुकसान आपकी वजह से था, लेकिन जिस नुकसान को आप अवॉइड नहीं कर सकते थे उसको नुकसान हम मानेंगे नहीं। लेकिन तो नॉर्मल लॉस इज नॉट एक्सपेंस, बट द एबनॉर्मल लॉस इज एक्सपेंस। नुकसान को नुकसान मानना आपका खर्चा है, नुकसान को नुकसान ना मानना आपका खर्चा नहीं है। तो इस वजह से नॉर्मल लॉस को मैं एक्सपेंस नहीं कह रहा। अच्छा, अब मैथ्स हम समझ रहे हैं।
600 ग्राम्स का ग्रॉस इनपुट है, उस पे आपने लगाया 12%। ये तो तय रहा कि 72 ग्राम 72 ग्राम्स हमारे शॉर्ट हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि हम जो नेट इनपुट हमें मिलेगा जो बाकी जाके फिनिश्ड गुड की का हिस्सा बनेंगे वो होंगे 528 ग्राम्स। अब मैं आपसे सादा सवाल करता हूं कि हाउ डिड यू कैलकुलेट दिस 528? ओके, सो यू कैलकुलेटेड, अब मैं so you calculated 12% of 600 which was 72, later on 72 from 600, ऐसा किया ना? मतलब this is 600 minus 72। अब मैथमेटिकली मैं एक बात कह रहा हूं कि ये 600 ग्राम बजाते खुद 100% है, 100% है, एंड 72 ग्राम्स उसका 12% है। तो 528 ग्राम्स कितना परसेंट होंगे? 88, ऐसा। So we are saying that this 528 grams are 88% of what? Of 600 of gross input, ऐसा। अब मैं मिसिंग फिगर की बात करता हूं, मैं इसमें से 600 को गायब कर देता हूं। आपको ये बताता हूं कि एक प्रोडक्ट में नेट इनपुट होता है 528 ग्राम्स का नेट इनपुट, और प्रोसेस में ग्रॉस इनपुट का 12%, प्रोसेस में ग्रॉस इनपुट का 12% लॉस हो जाता है। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ग्रॉस इनपुट कितना था? तरीका नंबर 1, आप आपको 528 गिवन है और ये पता है कि ये 12% नुकसान के बाद है। तरीका नंबर 1, मैं 528 का 12% निकालकर इसमें प्लस कर दूं, नहीं होगा? नहीं होगा। मैं 528 का 12% निकालकर इसमें वापस जोड़ दूं तो 600 में नहीं पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंचूंगा। क्यों? क्योंकि आप 12% किस पे लगा रहे हैं? 528 पे। 528 पे 12% थोड़ी लगेंगे, ये तो ग्रॉस पे लगेंगे। वो वाला कितना था? लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं मैथमेटिकली कि ये 528 ग्राम बजाते खुद 88% है, कह सकते हैं ना? तो अगर ये 28 है तो 100 कितना होगा? इसको हम कहते हैं ग्रॉस अप करना। तो हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे? ये देखो, आपने कहा कि जितना भी ग्रॉस इनपुट होगा दैट इज एक्स, वी डोंट नो, उसका 100 माइनस नॉर्मल लॉस विल बी नेट इनपुट। ठीक है, ग्रॉस इनपुट कितना है मुझे नहीं पता, मल्टीप्लाइड बाय उसका 100 माइनस नॉर्मल लॉस कितना है? 12%। तो ये कितना हो गया? 88%। ग्रॉस इनपुट का 88% होगा 528 ग्राम, तो 100% कितना होगा? अब मैथ्स क्या कहती है, ये चीज इस पार मल्टीप्लाइड है तो इक्वल के उस पार जाएगी तो क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। 528 डिवाइडेड बाय 88%। हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर ये 88% है तो 100% कितना होगा? लेकिन 88% पे 12% नहीं लगा सकते ना। तो हम ग्रॉसअप करने का क्या मकसद है? इसको आपने डिवाइड किया 88 से, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आंसर क्या आया? इन 72 ग्राम्स की पेमेंट आप सप्लायर को करेंगे नहीं करेंगे? इन 72 ग्राम्स की पेमेंट आप सप्लायर को करेंगे नहीं करेंगे? सप्लायर बोलेगा भाई मैंने तो 600 दिए थे ना,
कस्टमर को जब मैं दे रहा हूं तो 528 दे रहा हूं, अब मैं बीच में मार रहा हूं, यहां सप्लायर को पेमेंट कर रहा हूं 600 की, कस्टमर को दे रहा हूं 528, बीच में 72 जो जाया हुआ है नुकसान कौन भरेगा? ठीक है, कस्टमर से हमारा मकसद है कि दैट कॉस्ट विल बी पार्ट ऑफ यूनिट कॉस्ट। तो एक्सपेंस में तब मानूंगा एक्सपेंस। तस्लीम समझ में आ गया? अभी हमने इसको क्लियर कर लिया, जो एक्स थी वो हमने फाइंड आउट कर ली थी। एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, कि आप सॉल्व करके देखें। लेट्स अज्यूम हमें पता है कि किसी प्रोडक्ट के अंदर जो नेट क्वांटिटी है, अक्सर आप देखते हैं जब कोई प्रोडक्ट आप बाय करते हैं तो उसमें नेट क्वांटिटी लिखी होती है, ऐसे ई करके लिख रहे होते हैं कि इसका नेट वेट इतना है। हाँ, होता है ना? अच्छा, अब होता यह है, आपको पता चलता है कि एक बैग आप खरीदते हैं, आपने बैग खरीदा और उस पे लिखा हुआ है कि इसमें जो नेट इनपुट है, जो नेट इसमें कपड़ा मौजूद है, चार, ठीक है। और ये कहता है कि 10% ऑफ इनपुट वाज लॉस्ट इन स्टिचिंग, कि जब हम इसकी सिलाई करते हैं तो उसमें 10% कपड़ा इनपुट का जाया हो गया। ये नेट इनपुट है, 400 मीटर नेट है, ये जाया होने के बाद है, ठीक है। तो मैंने काम 400 सेंटीमीटर से नहीं शुरू किया होगा, अगर कि मैं काम शुरू करता था 400 मीटर से, सेंटीमीटर से, तो फिर 10% जाया होता और 360 मीटर का बैग था। आप कहते थे क्या दे रहे, और हमारे प्रोडक्ट में स्पेसिफाइड है कि 400 सेंटीमीटर का नेट कपड़ा आपको देना है, तो इनपुट कितना करोगे? करेक्ट। सो अगर मैं 400 सेंटीमीटर का ही 10% लगा के इसमें वापस डाल दूं, नहीं होगा। वजह क्योंकि आप लॉस के ऊपर लॉस लगा रहे हैं। 400 मीटर तो नुकसान होने के बाद है ना, और नुकसान होने के बाद 10% कोई लगेगा। तो हम क्या मानते हैं कि ये 400 सेंटीमीटर बजाते खुद कितना फीसद है? ये 90% है। तो 100 कितना होगा? तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 100 कितना होगा, डिवाइड करते हैं कि ये 90 है, तो आपका आंसर आया 444.4। अब जब आप 444.44 का 10% निकालेंगे तो दैट वुड बी 44.44, और 444.44 से जब आप 444.44 माइनस करेंगे तो आप 400 पे पहुंच सकते हैं। लेकिन 400 को 100% मानोगे तो गलत, ठीक है। रिमूव कर दूं? अच्छा, दूसरा, हमारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में कॉस्ट आती है, the tailor that would be involved in the stitching, या अगर वो एक रोस्टम बनाते हैं, डाइस बनाते हैं, तो एक नहीं है जो कि मटेरियल है, लेकिन कारपेंटर जो कि उस लकड़ी की कटिंग करेगा, डिजाइनिंग के बाद उसकी पेस्टिंग करेगा, उसकी असेंबली करेगा, कीले लगाएगा, ग्लू लगाएगा और अल्टीमेटली प्रोडक्ट को तैयार करेगा। मान लें
कि एक लेबर अगर एक यूनिट पे काम करने के लिए बैठ जाए और ब्रेक भी ना ले, एक लेबर अगर यूनिट पे काम करने के लिए बैठ जाए और ब्रेक भी ना ले, तो उसको एक यूनिट मुकम्मल करने के लिए 90 मिनट चाहिए। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा, उसको 1.5 घंटा चाहिए। लेकिन हम उसको चेक इन से लेकर, जब सुबह वो आता है फैक्ट्री के अंदर, वो चेक इन करता है बायोमेट्रिक्स के थ्रू, शाम में वो चेकआउट करता है। नॉर्मली वो 8 घंटे हमारी फैक्ट्री में रहता है, लेकिन इंसान है, 8 के 8 घंटे गधे की तरह काम तो नहीं करेगा ना। हम समझते हैं कि बीच में उसको कुछ रेस्ट चाहिए होगा, कोई वॉशरूम के लिए ब्रेक चाहिए होगा, कोई खाने के लिए ब्रेक चाहिए होगा, नमाज के लिए ब्रेक चाहिए होगा, कभी मशीन खराब हो जाएगी, कभी बिजली बंद हो जाएगी, कभी मटेरियल नहीं होगा हमारे पास। तो 2 टाइम शीट्स होंगी, 2 चीज, एक होगा आवर्स वर्क, एक होगा आवर्स वर्क कि कितने घंटे उसने काम किया, लेकिन पेमेंट एग्जैक्टली उन घंटों की नहीं मिलेगी जितने घंटे उसने काम किया। हम ये मानते हैं कि लेबर को जितने घंटे की पेमेंट की जाती है, जितने घंटे की पेमेंट की जाती है, वो उसमें से 20% टाइम, उसमें से 20% टाइम वो काम नहीं करता। तो अगर एक दिन में लेबर ने चेक इन किया, चेकआउट किया सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, तो घंटे काउंट हो गए 8 घंटे की लेबर को हम पेमेंट करेंगे, लेकिन यकीन मानिए 8 घंटे लगातार काम नहीं किया होगा। हम ये कहेंगे कि जितने घंटे की पेमेंट उसको की जाएगी, उसमें से 20% टाइम इनएफिशिएंट होगा, उसमें से 20% टाइम आइडल होगा। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? आइडल टाइम, मतलब नॉन प्रोडक्टिव। सो कंपनी की हैसियत में क्या हम अपना नुकसान कर रहे हैं? नहीं, हम कुछ तकाजों को पूरा कर रहे हैं, इंसान से काम ले रहे हैं, मार्जिन तो रखना पड़ेगा। हम उसको कहेंगे 8 घंटे काम करेंगे तो हम आपको एग्जैक्टली इतनी पेमेंट करेंगे। So you will have to pay for some hours that labor didn't work. ठीक है? तो अगर लेबर ने 8 घंटे टाइम कि मैं आप सुबह 9 बजे आया था और शाम 5 बजे जा रहा हूं, 8 घंटे पेमेंट हम उनको 8 घंटे की करेंगे, लेकिन उसने 20% टाइम काम नहीं किया। अब होगा क्या? हम उसको कितने घंटे की पेमेंट कर रहे हैं? 8 आवर्स की, लेकिन उसने काम कितना किया होगा? कितने घंटे काम किया होगा? 6 आवर्स, 2 घंटे नहीं, लेकिन 20% ऑफ द आवर्स पेड, यू आर पेइंग लेबर फॉर 8 आवर्स। यस करेक्ट, 8 आवर्स। 8 आवर्स का 20% तो उसने काम नहीं करना, तो आप उसको पेमेंट कितने फीसद घंटों की करेंगे? 80% ना। मैथ्स, वापस मैथ्स पे आता है। पहला तरीका, 8 घंटों का 20% निकाल लें, 1.6 ये हो जाएगा कितने? 96 मिनट। इसका मकसद लेबर ने इफेक्टिवली काम कितने घंटे किया होगा? 6.4। ठीक है, इसी को मिनट्स में कन्वर्ट करके रख ले, कोई टेंशन नहीं है। 8 घंटे मिनट्स में कितने बनेंगे?
480 hours, 480 minutes, sorry, 480 मिनट्स, जिसमें से 20% टाइम लेबर ने काम नहीं किया होगा, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम उसको पैसे दें। हम उसके खाने के ब्रेक के भी पैसे काटे, थोड़ा लेटने के भी पैसे काटे, नमाज पढ़ने के भी पैसे काटे, वॉशरूम जाने के भी पैसे काटे, मुनासिब नहीं है। तो हम इतना तो मार्जिन देते हैं कि टीचर अगर आएगा 3 घंटे की क्लास लेने तो 20 मिनट का ब्रेक भी तो देगा। और अगर जबरदस्ती कहने लगे कि 20 मिनट तो आपने पढ़ाया नहीं, तो 20 मिनट की किस चीज के पैसे थे? करेक्ट। तो टीचर कहेगा कि भाई मैं तो नहीं, तेरा 20 मिनट का ब्रेक मुझे नहीं चाहिए, आपके बच्चों को चाहिए था, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे 1.5 घंटे से ज्यादा। मैं तो खींच के रखता, मैं 20 मिनट की और पढ़ा लेता था। लेकिन हमें कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं ना। अच्छा, तो 480 का 20% कितना बनेगा? 96। और बाकी उसको पेमेंट हमने कितने मिनट्स की, सॉरी कितने किया? 384 मिनट, सॉरी। हर डाइस बनाने में उसको टाइम कितना चाहिए था? 1.5 घंटा चाहिए। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 90 मिनट से, तो 384 मिनट्स के अंदर वो कितने डाइस बना सकता था? अगर हर एक डाइस बनाने में उसको 90 मिनट चाहिए थे। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हर एक पोडियम, हर एक डाइस मैन्युफैक्चर करने में उसको 90 मिनट चाहिए। तो 384 मिनट अगर वो लगातार काम करेगी तो कितने डाइस बना सकते? 4.2। ठीक है, 4.2। यानी हम कस्टमर को जो चीज डिलीवर कर सकेंगे वो 4.2 यूनिट्स होगी। कस्टमर को अब हम ये कहें कि बेटा मैं आपको दे तो 4.2 यूनिट्स रहा हूं, लेकिन जो लेबर को मैंने पेमेंट की ना वो मैंने 5 रोस्टर्स के बराबर की है। कस्टमर तो ये कहानी नहीं समझेगा, तो आप उसकी कॉस्ट पे लगा के दे दीजिए, बिकॉज ये बीच का टाइम जो नुकसान है। अब वापस दो चीजें आ गई। लेबर मुझसे पूरे 480 मिनट के पैसे ले रहा है, और कस्टमर को जो मैं दे रहा हूं वो 384 मिनट्स के काम के चीजें दे रहा हूं। बीच में जो 96 मिनट्स का ब्रेक है वो नुकसान कौन भरेगा? If this is part of process, तो कस्टमर। हाँ, अगर हमारे यहाँ लोड शेडिंग हो गई और जनरेटर बैकअप काम नहीं कर पाया, मटेरियल शॉर्ट हो गया, या मशीन में कोई खराबी हो गई जिसकी वजह से लेबर तो बैठा रहा, मिसाल हम यहाँ पे आ जाए और पावर फेल होने के बाद जनरेटर स्टार्ट ही ना हो, हम तो सर्विस को कहेंगे भाई हमने तो अपना टाइम खराब किया, ये तो आपके सिस्टम से जवाब दे दिया कि हम क्लास नहीं ले सके, बट वी मस्ट चार्ज, बिकॉज़ हम तो सर्विस देते आए थे ना। वो नुकसान जो जरूरत है जाएगा वो हम फिर भी कह सकते हैं कि आप कंपनी को भरना पड़ेगा, वो कस्टमर को, लेकिन जितना ब्रेक आउट ऑफ प्रोसेस है वो आप कस्टमर को चार्ज करें। ठीक है, इसमें भी हम वापस रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं। अगर हमें ये 480 मिनट ना गिवन हो और 96 मिनट ना गिवन हो, आपको सिर्फ ये बता दिया जाए कि लेबर वर्क for 384 minutes, but 20% of time paid was for idle. ठीक है, लेबर वर्क for this time, और कहता है 20% of hours paid is for idle, यानी इसका 20% आइडल नहीं है, ये तो आवर्स वर्क्ड है। 20% ऑफ आवर्स व्हाट पेड, कि हमने लेबर को जितने घंटे की पेमेंट की है उसका 20% आइडल था, और वो कितना था ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है मैथमेटिकली कि ये 384 मिनट बजाते खुद
80% है। ये तो पता है ना कि ये तो 80% है, अगर ये 80 है तो 100 कितना होगा? ग्रॉस कर रहे हैं 384 is how much? 90 sorry 80, तो उसको डिवाइड किया 80 से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, and we'll be getting what? 400 ओके। तो लेबर कॉस्ट हम रखेंगे कि लेबर को 1 यूनिट बनाने में कितने घंटों की पेमेंट की जाएगी? और हर घंटे का अमाउंट कितना बनेगा? ऐसी let's say labor takes 36 minutes to produce a unit of product X। ठीक है, हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है प्रोडक्ट X, उसको बनाने में लेबर को 36 मिनट्स का टाइम दरकार है। लेबर को 36 मिनट्स का टाइम दरकार है, और कहता है 10% of hours paid is for idle time, and labor rate is 160 rupees। कि लेबर को हम जितने घंटों की पेमेंट करेंगे उसका 10% आइडल होगी, और लेबर को हम 160 रुपए फी घंटा पे। What would be your standard cost per unit? Okay, possible? Okay, see this. I don't think so. See, labor has to work for 36 minutes. Okay, this is the time that labor is supposed to work. But labor will not exactly be paid for 36 minutes. लेबर को जितने घंटे की हम पेमेंट देंगे उसमें से 10% आइडल होगा। तो हाउ मच इज 36%? व्हाट परसेंटेज इज 36% ऑफ आवर्स पेड? 90, करेक्ट। हम ये कह रहे हैं कि हम उसको जितने भी आवर्स की पेमेंट देंगे उसमें से 10% आइडल होगा। तो ये आइडल काटने के बाद है ना, ये तो वर्केबल आवर्स है। सिंस दिस इज 90%, so how much would be 100%? 40 minutes, correct? So labor must be paid for 40 minutes if he or she is supposed to work for 36 minutes. So that क्योंकि जितने भी घंटे की जितने भी टाइम की आप उसको पेमेंट करेंगे उसका
पक्का 10% आइडल होगा, यानी उसको पैसे देंगे, काम कोई नहीं करेगा। हम उसको पे करेंगे 40 मिनट्स की, जबकि एक्चुअली काम होगा 36 मिनट्स का। बीच में जो 4 मिनट्स का खर्चा है कौन भरेगा? कस्टमर, प्रोडक्ट भरेगा, यूनिट भरेगा। और मल्टीप्लाई किया, हमारा रेट क्या है? 160 रुपीज पर आवर, एंड दिस इज व्हाट मिनट्स। सो यू हैव गॉट टू ऑप्शंस, या तो 40 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करें। एक आवर के अंदर, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो 40 मिनट कितने घंटे हुए? 2/3। सही है? या दूसरा तरीका, 160 मिनट्स का रेट इज फॉर ईच आवर, एंड ईच आवर कंसिस्ट 60 मिनट्स। तो इसको अगर मैं 60 मिनट से तकसीम करूं, so this would be rate per minute, 160 divided by 60 would be rate per minute, multiplied by 40 minutes, cost would be ठीक है 67, because labor is supposed to be paid for 2/3 of hour, 2/3 पे किया जाएगा ना उसको। अगर एक घंटे के 3 हिस्से किए जाए तो वो 2 हिस्से काम कर रहा है। So this would be your standard cost per unit. अच्छा, अब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में एक तो मटेरियल की कॉस्ट है, जो कि सीधा सीधा यूनिट की गले में जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, लेबर की कॉस्ट, हम कहते हैं दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। दिस कॉस्ट इज incurring directly as a result of producing one extra unit। कि मैं एक रिमूवर मैन्युफैक्चर करवा रहा हूं तो प्लास्टिक उस हिसाब से लग रही है, वेल्वेट उस हिसाब से लग रहा है, और फोम उस हिसाब से लग रहा है। यू जितने ज्यादा रिमूवर्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे उतना ज्यादा कपड़ा, फोम और प्लास्टिक चाहिए होगी। लिहाजा मटेरियल का खर्चा इस यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बनना चाहिए, इस पे आपके और मेरे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता। उसके बाद लेबर, जो काम तो 36 मिनट कर रहा है लेकिन पैसे 40 मिनट के उठा रहा है, वो लेबर का खर्चा भी इस यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बनना चाहिए, इसमें भी आपके और मेरे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। तीसरा, हम कॉस्ट करते हैं वेरिएबल ओवरहेड से। फॉर इंस्टेंस कि हम मशीन के अंदर इसकी प्रेसिंग करते हैं, ये लेबर जब इसको काम करेगा इसमें कोई केमिकल लगाएगा, लेकिन पॉसिबल है कि वो प्रॉपर सूखे ना, इसको खींचने से फौरन हाथ में आ जाए। लिहाजा इसको मजबूत करने के लिए और इसकी फिनिशिंग करने के लिए हम इसको भेजते हैं मशीन के अंदर, और हर एक यूनिट पे मशीन के 10 मिनट लगेंगे, और मशीन को रेस्ट की जरूरत नहीं है, मशीन को खाने पीने का टाइम नहीं चाहिए। अब होता क्या है कि मशीन के 10 मिनट लगेंगे, मशीन में एक अलाउंस कभी कभी रखा जाता है, मशीन ब्रेकडाउन। अगर कि दिस इज नॉर्मल कि बिजली तो पाकिस्तान में जाती ही जाती है, चाहे आप कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, तो झटका तो आएगा, बंद तो होगा। अब जब तक आपका बैकअप स्टार्ट हो, ये प्रोसेस उतनी देर के लिए रुकेगा। तो अगर अनअवॉइडेबल है तो मशीन ब्रेकडाउन टाइम भी
उस प्रोडक्ट की मार्जिन रखा जाता है कि ये खर्चा भी यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा जाएगा, ठीक है। लेकिन चले उस चीज को अगर हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं, हमें ये पता है कि मशीन में जो ल्यूब्रिकेंट्स डाले जाते हैं, ऑयल डाला जाता है, डीजल डाला जाता है, या पेट्रोल या बिजली, लेकिन मशीन को 1 घंटा चलाने का 400 रुपए खर्चा तो है। मशीन को 1 घंटा ऑपरेट करने का, चलो इजी करते हैं, 360 रुपए खर्चा तो है, 360 रुपए खर्चा तो है। लिहाजा अगर मैं यूनिट्स बनाना बंद कर दूं, मैं कहता हूं भाई आज रिमूवर्स बनाने के लिए है ही नहीं, तो मशीन आज नहीं चलेगी। अगर मैं 4 घंटे भी पहले बंद कर दूं, 4 घंटे का खर्चा मेरा बच जाएगा। तो मशीन रनिंग कॉस्ट को हम नाम क्या देंगे? वेरिएबल ओवरहेड। एज एन एग्जांपल, अगर ईच रिमूवर टेक्स 10 मिनट्स टू प्रेस ऑन मशीन, तो 60 मिनट के अंदर आप कितने रिमूवर्स प्रेस कर सकेंगे? इफ ईच इज टेकिंग 10 मिनट्स, तो 60 मिनट में कितने रिमूवर्स प्रेस होंगे? 6। और मशीन इज कॉस्टिंग 360 रुपीज पर आवर, तो 360 रुपयों का खर्चा कितने रिमूवर्स के ऊपर वैक्सीन करेंगे? 6। यानी हर रिमूवर डायरेक्टली 10-10 मिनट ले रहा है। So we can say कि if machine running cost is 360 rupees per hour divided by 60 minutes, अगर 360 रुपए का खर्चा 60 मिनट का है, तो मशीन को 1 मिनट चलाने में आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 6 रुपए। 6 रुपए। और अगर हर रिमूवर 10 मिनट ले रहा है, तो हम कहेंगे बेटा 1 मिनट में मशीन 6 रुपए की जाती है। जिसका जनरेटर चलाए और ये देखें कि वो 1 घंटे में कितना डीजल या कितना पेट्रोल कंज्यूम करता है, तो आप ट्रेस कर सकते हैं ना। अगर मैं जनरेटर को पावर ऑफ कर दूं, मेरी कॉस्ट बच जाएगी ना। तो मुझे पता है कि मेरी मशीन चलने में 6 रुपए फी मिनट तो कॉस्ट है। अब जो जितना टाइम लेगा वो उतना खर्चा भरेगा। अगर इस मशीन पे इस रिमूवर के अलावा आप और भी कुछ चीजें प्रोसेस करते हैं जो कि कमोपेश टाइम लेती है, एक रिमूवर हमारे पास लेट्स से और एडवांस टेक्नोलॉजी का है जिसको प्लेस होने में 25 मिनट लग जाते हैं, मशीन वही है, लेकिन ये रिमूवर 10 मिनट का खर्चा भरेगा, वो रिमूवर 25 मिनट का खर्चा भरेगा। लेकिन दैट कॉस्ट विल आल्सो बी रेफर्ड एज वेरिएबल, कि बेटा डायरेक्टली तुम्हारी वजह से तो आ रही है, तुम ना होते तो कॉस्ट ना होती, तुम ना होते तो मशीन ना चलती। So this is being referred as variable overhead. So we'll take a standard machine time per unit multiplied by स्टैंडर्ड कॉस्ट पर टाइम। मिनट्स में रखे, आवर्स में रखे, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन ख्याल रहे कि यहां अगर आवर्स हो तो रेट भी पर आवर होना चाहिए, यहां अगर मिनट्स हो तो रेट भी पर मिनट होना चाहिए। मिनटों को घंटों से मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, या फिर इसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। अब होता है दरअसल फंडे का आगाज। पिछली क्लास में हम कुछ कॉस्ट की बात कर रहे थे कि एक खर्चे होते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल का मकसद मैं आपको रिपीट कर चुका हूं, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की वजह से जो खर्चा, ठीक है। वेरिएबल का मकसद एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की वजह से जो खर्चा, वो यूनिट आपका होना चाहिए
किसी और का नहीं है। मिसाल में दे रहा था, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट यूं तो किलोवाट आवर्स के हिसाब से आती है, लेकिन किलोवाट आवर अगर मेरा यूनिट नहीं है तो मैं उस कॉस्ट को कतन भी वेरिएबल नहीं मानूंगा, मैं उसको फिक्स्ड ही मानूंगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट पत्थर पे लकीर नहीं है, जो हेल्थी भी नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट बदल सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो सकती है, वैरी कर सकती है, कम पेश हो सकती है, लेकिन वजह तो नहीं है। वजह आपका यूनिट नहीं है, कोई और यूनिट हो सकता है लेकिन आपका यूनिट नहीं है। सवाल उठता है कि कारखाने को चलाने में जहां बाकी खर्चे आते हैं वहां कारखाने की जो फिक्स्ड खर्चे हैं, जिसमें अगर कारखाना रेंट पे लिया हुआ है तो उसका किराया, मशीन चल रही है उसकी डेप्रिसिएशन, सुपरवाइजर बैठा है उसकी सैलरी, सही है। अगर इंश्योरेंस करवाई हुई है फैक्ट्री की तो उसकी इंश्योरेंस का प्रीमियम। जो लेबर वेरिएबल है वो तो हमने यहां काउंट कर, जो लेबर फिक्स्ड है, जो कि आपसे तनख्वाह उठा रहा है, उसकी सैलरी, बिजली का बिल फैक्ट्री का आता होगा, स्टाफ के खाने पीने का खर्चा आता होगा, मशीन को रिपेयर करना होगा, उसको मेंटेन करना होगा। तो 10 तरह के खर्चे, मैंने तो 100 तरह के खर्चे होंगे फैक्ट्री चलाने में। जो खर्चा एक यूनिट की जात की वजह से है वो तो एक यूनिट भरेगा ही भरेगा, लेकिन जो खर्चा somehow or the other आ रहा प्रोडक्शन की वजह से ही है, लेकिन डायरेक्टली आप इस रिमूवर को नहीं कह सकते कि बेटा तुम्हारी वजह से बिजली का बिल आया है, तुम्हारी वजह से सुपरवाइजर को सैलरी दे रहा हूं, तुम्हारी वजह से मशीन डेप्रिसिएट हो रही है, इसको नहीं कह सकते। वजह ये नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन करता ही ना था, रिटेल बिजनेस करता था, बने बनाए रिमूवर्स लाके मार्केट में से बेचता था, तो फिर फैक्ट्री चलाने की जरूरत भी तो नहीं थी। तो मैं कहूं कि डायरेक्टली तो तुम्हारी वजह से नहीं है, लेकिन है तो तुम्हारी वजह से। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट नाम इसका हम देते हैं फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अभी नहीं, अभी तो शुरू खर्चा निकाला, फिर प्रॉफिट कैसे कमाएंगे उस पर हम नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट इज व्हाट कॉस्टिंग यू, ठीक है, कि हमारा जेब खर्च कितना है, हमें कितने का पड़ रहा है। ओके, अब इसमें एक व्यू ये कहता है कि जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है ना, एक व्यू इसको कहता है कि दिस कॉस्ट इज पीरियोडिक कॉस्ट। पीरियोडिक से हमारा मकसद क्या है, हमने कल परसों फरवरी का मंथ खत्म किया, ठीक है, गया 2 मार्च। तो फरवरी के अंदर आपने फरवरी का रेंट भी भरा होगा, फैक्ट के अंदर मशीन की डेप्रिसिएशन भी हुई होगी, फरवरी का सुपरवाइजर को आपने सैलरी भी दी होगी, फरवरी का बिजली का बिल भी आएगा, फरवरी का इंश्योरेंस का रेंट भी दिया जाएगा, फैक्ट्री की क्लीनिंग कॉस्ट भी होगी, फैक्ट्री की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी होगी। उसकी वजह क्या था, अगर हमने फरवरी के अंदर 50,000 रिमूवर्स बनाए, अब दो चीजें हैं, 50,000 रिमूवर्स बने और फरवरी के महीने में सुपरवाइजर की सैलरी आपने किसकी वजह से पे की, फरवरी के महीने की वजह से या 50,000 रिमूवर्स की वजह से? ओके, मैं ये ना भी बनाता, 25 भी बनाता, 40 भी बनाता, 60 भी बनाता, सुपरवाइजर कहता कि सर फरवरी खत्म हो गया, महीना खत्म हो गया, तनख्वाह दो दे।
ठीक है, रेंट, फैब्रिक का रेंट और फरवरी में बनने वाले 50,000 रिमूवर्स, फरवरी का किराया किसकी वजह से आया? की वजह से। रिमूवर्स ना भी बने थे, लॉकडाउन था, स्टाफ कारखाने में आ भी दे सकता था, मालिक को कॉल करना, बेटा किराया, हम ये तो नहीं कह सकते थे कि बेटा काम ही नहीं चलेगा, कैसे थे? उसका कैपेसिटी इतने वजह से बंद किया हुआ था हमने लॉकडाउन की वजह से, तो फिर किराया नहीं दिया होगा, दिया देना है ना। अब सवाल ये आता है कि फिक्स्ड कॉस्ट, हर यार फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड को हम डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं कहते, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम इनडायरेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट का मकसद कि समहाउ और द अदर, वजह तुम हो, डायरेक्टली नहीं, लेकिन कैसे भी करके वजह प्रोडक्शन है। मैंने मिसाल दी कि अगर हम रिटेल बिजनेस करते थे, ये रिमूवर्स कोई और बनाता, हम बने बने लाते आके बेच देते, आउटसोर्सिंग करते, तो क्या आपकी फैक्ट्री का रेट आता? हम बोले कौन सी फैक्ट्री, हमारे पास तो है ही। तो अगर हम किसी दाम पे जाके पूछे कि भाई तुम्हारी फैक्ट्री का खर्चा कितना है, बोला हमारी यही फैक्ट्री, हम तो सुपर स्टोर रिटेलिंग करते हैं, सप्लायर से माल आते हैं, बेचते हैं, तो उसकी फैक्ट्री का रेट नहीं आ रहा, उसकी सुपरवाइजर्स नहीं है जिनको सैलरी देनी पड़ रही है, उसकी मशीन्स नहीं है जिसकी डेप्रिसिएशन हो रही है, उसकी हीटर लाइट नहीं है, उसकी फैक्ट्री के बिजली का बिल नहीं है, तो इनडायरेक्टली वजह प्रोडक्शन ही है। सवाल उठता है कि खर्चा कौन भरेगा? जब हम फरवरी का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, जब हम फरवरी की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, अज्यूम करें कि हमारी फैक्ट्री का 10 लाख रुपए महीना खर्चा है, हमारी फैक्ट्री का 10 लाख रुपए एक महीने का खर्चा है। अब इसके दो ऑप्शंस करते हैं। हमने फरवरी के महीने में 50,000 रिमूवर्स बनाए। ऑप्शन नंबर 1, 10 लाख रुपए की कॉस्ट को आप 50,000 रिमूवर से तकसीम दे दें। 10 लाख रुपए की रेंटल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, फिक्स सैलरीज, हीटर लाइट, इलेक्ट्रिसिटी 20 रुपए। हमने रिमूवर को कहा कि फैक्ट्री फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स की मद में 20 रुपए फी रिमूवर आपको चार्ज की जाए। हमने फरवरी के महीने में 50,000 रिमूवर्स बनाए, जिसमें से 40,000 रिमूवर्स फरवरी में बिक गए, लेकिन 10,000 रिमूवर्स नहीं बिक पाए, वो इंशाल्लाह ताला मार्च में बिकेंगे। आपने क्या किया? अगर आपने ये किया कि आपने 10 लाख रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट को 50,000 रिमूवर्स की कॉस्ट में जज्ब कर दिया, क्या कर दिया? जज्ब कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। तो अगर वैसे हमारा एक रिमूवल 80 रुपए का पड़ रहा था, ये खर्चे मिला के, तो 20 रुपए और डाल दिए, कहा कि बेटा तुम 100 रुपए का हो, और वो 100 रुपए मल्टीप्लाई बाय 50,000 यूनिट्स मैंने भी इन्वेंट्री में डाल दिए। क्या डाल दिए? इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री को खर्चा कब मानते हैं? जब वो बिकती है। बिके तो 40,000 है, बिके तो 40,000 है, तो अगर 100 रुपए का एक रिमूवर है और बिके कितने हैं? 40,000, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 40 लाख। हालांकि मेरा खर्चा हुआ 50 लाख का है, लेकिन खर्चा मैं इसमें कितना डाल रहा हूं? 40 लाख का। 10 लाख का खर्चा मैं इस साल की इनकम स्टेटमेंट में खर्चा तस्लीम नहीं कर रहा, मैं उसको बैलेंस शीट में कह रहा हूं कि बेटा एक मिनट देना, तुम यहां पे बैठो, होगा क्या होगा? इन्वेंट्री में बैठो, वो आके इन्वेंट्री में बैठ गया। मैंने 40 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान ली, तब से यूज किया कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस नहीं है,
50,000 की कॉस्ट नहीं है, 40,000 की कॉस्ट है जो बिके हैं, उनको मैंने भगा दिया, बेटा तुम तो निकलो यहां से। और अगर मैंने वो 40,000 रिमूवर्स 70 लाख रुपए में बेचे हैं, तो 70 लाख रुपए का रेवेन्यू 40 लाख रुपए के खर्चे से मैच किया और कहा कि मैंने 30 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, आप सबको मुबारक हो। तो कोई मुझे बोलेगा सर खर्चा तो इस बार हमारा 50 लाख हुआ है, मैं तो खामोश रहो, 10 लाख के खर्चे तो मैं अभी खर्चा नहीं मानता, हुआ है, लेकिन उसको मैंने फिलहाल इन्वेंट्री के अंदर बिठा दिया। उस 10,000 रिमूवर्स की कॉस्ट को हम खर्चा मानेंगे, लेकिन तब मानेंगे जब वो बिक जाएंगे, प्रोबेबली इन मार्च। इसमें आपने मटेरियल की कॉस्ट को इन्वेंट्री की कॉस्ट में दबा के रख दिया, मुझे बात समझ में आई। इसमें आपने लेबर की कॉस्ट को डस्टर की कॉस्ट में, रिमूवर की कॉस्ट में दबा के रख दिया, मुझे बात समझ में आई। आपने इसमें मशीन की वेरिएबल कॉस्ट को रिमूवर के कॉस्ट का हिस्सा बना के छुपा के रख दिया, मुझे बात समझ में आई। लेकिन फरवरी का किराया भी आपने छुपा दिया, सैलरी भी छुपा दी, इंश्योरेंस भी छुपा दी, डेप्रिसिएशन भी छुपा दी, हीटर लाइट भी छुपा दी, बिजली का बिल भी छुपा दिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी छुपा दी। भाई वो तो फरवरी की वजह से आए थे, उसमें 50,000 यूनिट्स बनने ना बनने की क्या मंतक है, क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है? वो तो डालो ना फरवरी के मुंह पे कि भरो तुम तुम्हारी वजह से आया है, क्योंकि मार्च की वजह 10 लाख रुपए का खर्चा दोबारा होगा। चाहे फरवरी के अंदर कितने भी यूनिट्स बनाए जाते, कितने भी यूनिट्स बेचे जाते और कितने भी यूनिट्स बच जाते, फरवरी का खर्चा तो 10 लाख ही था ना। ज्यादा बनाते तो बढ़ता नहीं, कम बनाते तो घटता नहीं, ज्यादा बेचते तो बढ़ता नहीं, कम बेचते तो घटता नहीं, ज्यादा बचाते तो घटता नहीं, बढ़ता नहीं, ज्यादा कम बचाते तो बचता नहीं। पॉइंट इसके भाई खर्चा फरवरी का है, and let February bear this, regardless of number of units you are producing in February, sold and unsold. ये कॉन्सेप्ट एक है जो कि कहता है कि आप फोकस इस बात पे करो कि ये खर्चा क्या है, यानी ये रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी ये रिगार्डलेस ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी आता है। जब ये रिगार्डलेस ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी आता है तो व्हाई आर यू कनेक्टिंग दिस विद लेवल ऑफ एक्टिविटी? व्हाई आर यू कनेक्टिंग दिस विद लेवल ऑफ एक्टिविटी? नहीं बनता तो भी आता, ज्यादा बनता तो भी आता, तो पीरियोडिक कॉस्ट मानना मतलब आप इसको अब हम खर्चा देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। फरवरी का प्रॉफिट निकालते हैं, आपने 50,000 यूनिट्स बनाए, लेकिन आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या रहेगी कि एक यूनिट बनाने में कॉस्ट कितनी आती है? नहीं, 80, क्योंकि 20 रुपए की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आप यूनिट की कॉस्ट में जज़ब नहीं करें। रिपीट कर रहा हूं, जब आप फैक्ट्री ओवरहेड्स को, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स को पीरियोडिक कॉस्ट मानते हैं, क्या मानते हैं? तो आप इस बात से सरोकार नहीं रखेंगे कि फरवरी में कितने यूनिट्स बनाए गए, बेचे गए, बचाए गए। लिहाजा आप कहेंगे कि एक यूनिट बनाने में मेरी 80 रुपए की कॉस्ट है। हाँ, मटेरियल के खर्चे में हम सबका इख्तिलाफ नहीं था, लेबर की कॉस्ट को यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा मानने में हमारा इख्तिलाफ नहीं था, वेरिएबल मशीन कॉस्ट को यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बनाने में हमारा इख्तिलाफ नहीं था। हम लड़ इस बात पे रहे हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो फिक्स्ड है ना, उसको आप यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा कैसे मान रहे हैं? तो ये कॉन्सेप्ट उसको फिक्स्ड कॉस्ट को यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं मानता। तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी? 80 रुपए। आपने 50,000 यूनिट्स बनाए, हर यूनिट पे आपकी 80 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू 40 लाख रुपए। दिस इज माय प्रोडक्शन कॉस्ट।
लेकिन यूनिट्स बिके कितने हैं 1000 और मैंने बनाए कितने 50,000। कि आप इसमें से 40,000 40,000 यूनिट्स की कॉस्ट को कॉस्ट मान लें, रिमेनिंग जो 10,000 यूनिट्स है उसकी कॉस्ट को भी कॉस्ट का तस्लीम करें। तो हम क्या करते हैं, हर यूनिट बनाने में आपकी कॉस्ट कितनी 80 मल्टीप्लाई बाय 40,000 32,000 32 लाख। ओके ऐसा ही है 32 लाख। तो हमने क्या करना है 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 80 को इन्वेंटरी में रख देना है कि बेटा तुम यहां रखो, और 40,000 मल्टीप्लाई बाय 80 को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भगा देना। तुम तो निकलो बेटा। अब क्या हुआ, सेल कितनी होगी 70 लाख की, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी मानेंगे 32 लाख की। And how much is the difference? 38 lakh? 3.8 million, yes. That 3.8 million will be referred as GP, gross profit. और हम कहेंगे कि बेटा तुम्हें जरा 10 लाख रुपए, आप तो फरवरी की वजह से हो ना। वो बोले हाँ सर, लेकिन यूनिट्स 50,000 बने थे, 40,000 बिके, तुम्हारा क्या तुम जाओ सीधा फरवरी की कॉस्ट। मैं 10 की 10 लाख रुपए की कॉस्ट को फरवरी के मुंह पे मार देगा, तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट वैसे कितना था 3.8 मिलियन ना, उसमें से 10 लाख रुपए एज इट इज कट जाते और मेरा प्रॉफिट रह जाता 2.8 मिलियन 28 लाख। मैंने इसमें 10 लाख रुपए को पॉज दिया ही नहीं, उसको रोकने की मैंने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसको मैंने सीधा सीधा मुंह पे बोल दिया कि बेटा यूनिट्स कितने बने हैं इससे तुम्हारा क्या, यूनिट्स कितने बिके हैं इससे तुम्हारा क्या, यूनिट्स कितने बचे हैं इससे तुम्हारा क्या। तो बोलते सर मेरा तो कुछ नहीं है। कौन सी हमने इसको क्या माना। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आप इसको पीरियडिक कॉस्ट पे फोकस ना करें, आप फोकस करें कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो आप अपना थोड़ा नजरिया बदलें, आप अपनी नजर फिक्स्ड पे ना रखें, आप अपनी नजर इस पे रखें कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है, ये प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये कारखाने का खर्चा है। तो डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली सही, ठीक है, डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली सही, आ रहा तो यूनिट्स की वजह से रहना। हम कहते हैं पता तुम समझाओ इसका क्या करें। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि since this is cost of production, fixed factory overhead must be absorbed into the cost of unit. वर्ड इसमें क्या यूज किया, एब्जॉर्ब। मैं उर्दू में इसको क्या बोलता आया हूं, जज्ब करवा दो। जहां आप यूनिट को बाकी खर्चे दे रहे हैं, वहां आप उसको ये खर्चा भी उसकी कॉस्ट में जम कर देंगे। और अगर यूनिट बिकेगा तो खर्चा मानेंगे, अगर नहीं बिकेगा तो खर्चा नहीं मानेंगे। खर्चा तब मानेंगे जब वो यूनिट, ठीक है। आपका स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे चेंज हो गया, आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पे चेंज हो गया। लिहाजा ये कहता है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बेशक फिक्स्ड है, लेकिन वो यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बननी चाहिए। तो डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिसका नाम हम क्या रख रहे हैं,
एब्जॉर्ब करेंगे। प्राइम कॉस्ट में हम फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब करेंगे और ये सब मिलके बन जाएगी हमारी फुल कॉस्ट पर, ये हमारी बन जाएगी फुल कॉस्ट पर यूनिट, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल होगी और जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी शामिल। किसी को कंफ्यूजन हो तो सवाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको एब्जॉर्ब कैसे किया जाएगा? इसमें कुछ अनसर्टेनिटीज है। आपने फरवरी के महीने में रिमूवर बनाना शुरू किया, अभी 5 दिन ही गुजरे थे कि किसी कस्टमर ने आपको 5000 रिमूवर्स का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, आप कस्टमर को ये तो नहीं कहेंगे भाई समझ करो, मन तो खत्म होने दो, कस्टमर तो कस्टमर है। वो आपके पास फरवरी की 5 तारीख पे आ गया और कहता है कि सर 5000 यूनिट चाहिए, जल्दी करो। मैं थोड़े दिन के लिए परेशान होता हूं, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि एक यूनिट बनाने में मेरे कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है, मेरी परेशानी समझना। मेरी परेशानी ये है कि फरवरी की 5 तारीख पर एक कस्टमर आके मुझे कहता है कि 5000 रिमूवर्स चाहिए। रिमूवर्स तैयार है, बनाने की टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक यूनिट है कितने का, मटेरियल कितना लगा मुझे पता है, लेबर ने कितना काम किया मुझे पता है, मशीन में कितना टाइम लगाया मुझे पता है, लेकिन फरवरी की बिजली का बिल कितना आएगा वो तो फरवरी जाने। लिहाजा उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितनी आएगी, हम कोई सुपरवाइजर को बोनस वगैरह देते हैं, वो पता नहीं कमा ले नहीं कमा ले, लिहाजा चीजें तो अनसर्टेन है। मैंने जैसे बोला कि हमारा एक महीने का खर्चा 10 लाख रुपए आया, ये तो फरवरी खत्म होगा तो पता चलेगा ना कि आपका एक्चुअल खर्चा कितना आया। चलो, एक तो ये कि मुझे नहीं पता कि दर हकीकत फरवरी का खर्चा आएगा कितना। कुछ चीजें आप बड़ी श्योरिटी के साथ में भी बोल सके कि रेंट तो हमें पता है, डेप्रिसिएशन तो हमें पता है, सैलरी तो हमें पता है, लेकिन मैंने आपको ये समझाया कि फिक्स्ड कॉस्ट पत्थर पे लकीर नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट कम ज्यादा हो सकती है, लिहाजा पहली बात तो ये 10 लाख रुपए की फिगर श्योर नहीं है, फरवरी खत्म होगा तो पता चलेगी। अभी 5वीं तारीख के कस्टमर का क्या करूं? नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या किया, 10 लाख रुपए को कितने यूनिट से तकसीम किया? 50,000 यूनिट से। कहां से आएंगे 50,000 यूनिट? आपने कहा सर फरवरी में बने ना, और 50,000 यूनिट में जाके ब्रेक मारोगे, ये किसको पता है? ये तो वक्त जाने। अभी तो फरवरी की 5 तारीख है, जब फरवरी खत्म हो जाएगा तो मेरे पास चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि मेरा फरवरी के महीने की फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है और फरवरी में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। तो 10 लाख को मैं 50,000 यूनिट से तकसीम कर सकता हूं, लेकिन कस्टमर को मैं 25 दिन, अभी 23 दिन रोक तो नहीं सकता। उसको मैं कहूं जानी मुझे खुद ही कॉस्ट नहीं पता, मैं तुम्हें कैसे लगाऊं? वो बोलेगा चलो जब तक तुम सोचो मैं आ रहा हूं, चला जाएगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अज्यूम करें कि हम पिकनिक प्लान करते हैं, तो आप लोगों को कहता हूं भाई चलना है, आपने कहा सर वैल्यू तो ठीक है लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना लेंगे? अब मैं आपको कहता हूं बच्चों देखो, हम चल रहे हैं अलीना क्लब, वहां पे आपको 3 गेम्स में फ्री करवा दूंगा, मैंने उनसे बात कर ली है, और लंच बुफे करेंगे वहां पर, अच्छे और यू कैन ईट, फला 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 डिशेस है, करीबन 72 डिशेस। आप कहते हैं सर अभी भूख लग गई जल्दी चलें। तो मैंने उनसे जब बात की बिल फंड, वो मुझे कहते हैं कि 1600 रुपीज पर हेड, कि मैं बंदे की शक्ल देखूंगा बनूंगा 1500 रुपए। तो आप जितने भी लोग आएंगे हम उनको गिनेंगे
हर बंदे के हिसाब से हम आपसे 1600 रुपए चार्ज करेंगे। चलो ये तो मेरे लिए बड़ी आसानी है कि 1600 रुपए का खर्चा तो क्योंकि आपकी शक्ल दिखाने की वजह से होगा, लिहाजा वो तो मैं आपसे चार्ज करूंगा। इसमें आप भी बहस नहीं करेंगे, मैं भी बहस नहीं करूंगा। चलिए मान लेते हैं कि इसमें 1200 रुपए वो बुफे के ले रहे हैं और 400 रुपए की वो गेम्स दे रहे हैं, 4 गेम्स। तो जो उसकी बुफे कॉस्ट है वो भी आपकी शक्ल पे आएगी। आप ये नहीं बोल सकते सर मैं तो खाता ही कम हूं, या हम 2 मिलकर एक ही प्लेट में खा लेंगे। नहीं, आप 2 बंदे एंटर करेंगे, 2 बंदों का खर्चा लगेगा। कोई बेशक मुझे बोले सर मैं तो सुबह हमारे नाश्ता टाइट करोगे भेजा, मुझे तो लंच तक भूख ही नहीं लगी, कोई मसला नहीं, खर्चा आएगा। लिहाजा क्योंकि आपकी जात के ऊपर खर्चा है, आप बोलो सर मैं इतनी गेम्स तो खेलता नहीं, लेकिन 4 कूपन्स पर हेड में बात कर चुका हूं, कूपन्स पकड़ लो फिर बेच देना बेशक, लेकिन आप मुझसे तो ले लो। 1600 रुपए का खर्चा तो आपकी वजह से, ये तो है। लेकिन मैं कहता हूँ देखो, हमने बस वाले से बात की तो खान साहब ने भी ये कहा है कि आप मुझे 1500 रुपए, मेरी 15,000 रुपए मेरी कोच का किराया तो आप देना, डीजल आपका, टोल टैक्सेस आपके, चालान आपका। 15,000 रुपए तो मैं आपको जैबिस से लेके जाऊंगा और आप में जैबिस करके छोड़ूंगा, ये तो 15,000 मैं आपसे लूंगा ही लूंगा। लेकिन डीजल आपका, मैं यहां से आपको टैंकी फुल करवा के दूंगा, वापसी में आप मुझे टैंकी फुल करवा देंगे, जितनी भी कंजम्पशन है आपकी। टोल टैक्सेस जितने भी पड़ेंगे आपके, रास्ते में अगर किसी से चालान कटा वो भी आपको, और हमारा खाने पीने का थोड़ा ख्याल कर लीजिएगा, हम भी आपके साथ चलते हैं। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। अब उसमें जब आप मुझसे पूछते हैं कि सर आप हमसे कितना चार्ज करेंगे, तो मुझे 2 चीजें खाना है। पहला, डीजल कितना कंज्यूम होगा, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, अंदाजा हो सकता है, लेकिन हकाइक सामने आएंगे जब हम पिकनिक से वापस आएंगे, तब तक चीजें अंधेरे में। ड्राइवर के खाने पीने का खर्चा, चाय पानी का खर्चा हमारे ऊपर है, तो हम किसी रेस्टोरेंट पे रास्ते में सदा बहार पे रुकते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई ड्राइवर और कंडक्टर को खिला दो, और वो पता नहीं किसकी दावत समझ के आ जाते हैं आगे, वो धड़ाधड़ पता नहीं क्या क्या मंगवा ले, कितनी कढ़ाइयां कितनी हांडियां खा के बैठ जाए, हम तो बाद में बिल देखने थे, एक 2 बंदे थे, दोस्त भी बुला लिए थे, हमें क्या पता वो कितना खाएगा। कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक हर दिवाली के साथ गड़कता जाता है, बट इश्यूज के हमें अनसर्टेनिटी पता नहीं फूड कॉस्ट कितनी आएगी, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो पता चलेगा। एक तो अनसर्टेनिटी ये है कि खर्चा कितना है, दूसरी अनसर्टेनिटी ये है कि एक बस में बच्चे कितने होंगे। मैक्सिमम कैपेसिटी मान लेते हैं 48 सीट्स की है, 48 सीट्स की है, 48 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन कम आई तो कम हो सकते हैं, अगर बच्चे कम हुए तो खर्चा किसके गले में आएगा, मेरे गले में आएगा। वेरिएबल कॉस्ट 1600 तो आपको मैं चार्ज करूंगा ही करूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट का क्या करूं, ट्रांसपोर्टेशन का क्या करूं, डीजल कॉस्ट का क्या करूं, ड्राइवर के खाने पीने का, अल्टीमेटली पूरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको कैसे चार्ज करूं, अंदाजा है। अब मैं आपको कहूं कि भाई 1600 तो दो, बाकी देखते हैं वापसी में कितना बनता है, वेरिएबल, हाँ ठीक है, मतलब आपकी पर यूनिट फिक्स है, लेकिन अब वापसी में आप बोलेंगे सर ऐसे नहीं होता, ऐसा ना हो कि हम पिकनिक पे जब निकल गए पता चले बच्ची 10 से, तो अगर आपकी 30,000 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है, 10 बच्चों पे डिवाइड करेंगे 3,000 रुपए, 1600 को 4600 रुपए, अब बस मार के मानी तो अभी ले लेना, तो वो तो हमसे पहले पूछेंगे कि कितने पैसे देने, हम तो थोड़ा अपना भी मिला के बताएंगे ना, तो आप हमें तो बताएं। बट इश्यूज के अगर मैं खुद अंधेरे में हूं तो आपको रोशनी कैसे दिखा सकता हूं, तो मैंने सिर्फ बात मान ली, मैंने सिर्फ समझ लिया तुम्हारी कि मैं इस यूनिट को भी यूनिट कॉस्ट का हिस्सा मान लूंगा, इस कॉस्ट को भी यूनिट कॉस्ट का हिस्सा मान लूंगा, मगर कैसे एब्जॉर्ब करने का इसने एक तरीका बताया। ये कहता है आप क्या करें, आप बजट करें
इसको बजट करेंगे बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। बजट किया कि अंदाजन डीजल कितना कंज्यूम होगा, टोल टैक्सेस कितने होंगे, अंदाजन ड्राइवर का खाने पीने का खर्चा कितना होगा। देखो भाई हकायक तो फ्यूचर में आएंगे और फ्यूचर हर किसी का आंसर है, तो दर हकीकत हमारा खर्चा कितना आता है ये तो वापसी में पता चलेगा, और वापसी में मैं आपसे हिसाब नहीं कर सकता, आप पैसे देने के मुश्किल होगा। मैं ये मानूं कि मुझे रिकवरी हो जाएगी, नहीं मेरे पैसे फंस जाएंगे, मैं पैसे लूंगा तो एडवांस दूंगा, ठीक है। हम बजट करेंगे कि हमारा आइंदा आने वाले महीने का फिक्स्ड खर्चा कितना होगा, तो बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, इसको हम डिवाइड करेंगे budgeted level of activities, budgeted fixed production overhead divided by budgeted level of activity, कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी ये भी अंदाजा, और हमारे साथ कितने बच्चे एक बस में चलेंगे ये भी अंदाजा। लेकिन अंदाजा मैं थोड़ा पेसिमिस्ट होके लगाऊंगा, अगर मैक्सिमम कैपेसिटी 48 सीट्स की है तो मैं 40 बच्चों के ऊपर तकसीम करना पसंद करूंगा, ताकि हर बच्चे में कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाए। कल को अगर 40 स्टूडेंट्स चलते हैं तो मेरे फायदे में आना चाहिए, अगर स्टूडेंट कम हो तो गुंजाइश में कम ही रखूंगा। अगर मैं खर्चा 48 सीट से तकसीम करता तो नुकसान की गुंजाइश भरपूर है, फायदे की गुंजाइश 1 रुपए की नहीं, क्योंकि 48 से ज्यादा तो बैठ नहीं सकते। और अगर मैं 48 से तकसीम मार दूंगा, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होगी कि 48 के 48 चलेंगे, और 48 से 47 हो सकते हैं, 49 हो सकते हैं, यानी नुकसान की गुंजाइश है, फायदे की गुंजाइश नहीं है। और हर स्टूडेंट ना चलने से फिर मुझे गले में कॉस्ट है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो भरनी। हम क्या करेंगे, वक्त से पहले ही बजट करेंगे कि हमारा आइंदा आने वाले महीने का फिक्स खर्चा कितना आएगा, और बजट करेंगे कि इस महीने में हम कितने यूनिट्स बनाएंगे। इसको हम नाम देते हैं प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। इन शॉर्ट हम इसको रेफर करेंगे एज OAR। प्री डिटरमिन से हमारा मकसद है कि ये पहले से ही डिटरमिन कर दिया जाएगा कि एक महीने में हर यूनिट के ऊपर हमारा खर्चा कितना आता है। हकायक इससे मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मजबूरी का नाम शुक्रिया, क्या करें, हमें कुछ ना कुछ तो हल निकालना है। Alright. So अब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को सम अप कर रहे हैं। नॉर्मल लॉस हमने देख लिया, आइडल टाइम हमने देख लिया। अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि आप एक यूनिट की कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने दी है कि एक कंपनी है, लेट्स से पावर लिमिटेड या पावर कंपनी है, ये एक राउंड क्लॉक बनाती है। आइंदा आने वाला मंथ है मार्च 2021, और स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड, एक्चुअल नहीं होती है, एक्चुअल हकायक से मुख्तलिफ हो सकते हैं। व्हाट इज दैट? अच्छा, पहला हमें पता चला कि एक क्लॉक मैन्युफैक्चर करने में हमें प्लास्टिक इनपुट करनी है, एंड दैट प्लास्टिक इनपुट करने के बाद जो नेट वेट होगा एक क्लॉक का वो 350 ग्राम्स होगा। लेकिन जितनी भी प्लास्टिक हम इनपुट करेंगे उसका 20%
प्रोडक्शन के दौरान जाया हो जाएगा। सो वुड दैट आइडिया वर्क कि अगर मैं 350 ग्राम्स का 20% निकाल के उसमें एड बैक कर दूं? नो, बिकॉज this 350 is after 20% loss. So this बजाते खुद in itself is 80% of input. तो हम डायरेक्ट मटेरियल में अगर प्लास्टिक की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहे तो वी नो दिस कि 300 correct 350 grams are itself 80% of net input. तो 100 कितना होगा अगर ये खुद 80 है तो 437.5 ग्राम्स, और हर किलोग्राम हमें कितने का पड़ रहा है? So the amount you told me 437.5 is per gram and this is per kilogram. 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 किलो इन itself 3000. तो हम ये होगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी and then 4375 per kilogram per 1000 grams. So each gram would be costing us 4.375 and multiplied by 4.375. 437.5, yes. Answer is 19.06. No confusion? No confusion? Yes, that was grams, correct. आप एक काम करें, you got 437.5 grams. इसको 1000 ग्राम से डिवाइड कर दो तो किलो बन जाएंगे. डिवाइड कर दो 437.5 डिवाइडेड बाय 1000. ये बन गया 0.4375. जिस तरह 500 ग्राम्स को किलो में कन्वर्ट करें तो आधा किलो बनेगा. 500 डिवाइडेड बाय 1000 0.5 किलो, आधा किलो. ये बनेगा 0.4375 किलो. और इसको पर केजी रेट से मल्टीप्लाई करते 4375 से. ठीक है, ये एक हल है. दूसरा हल क्या किया, ग्राम्स को मैंने ग्राम्स रहने दिया, रेट को मैं पर ग्राम लेके आ गया, क्योंकि ये 4375 इज पर किलोग्राम केजी. तो जब मैंने इसको 1000 से डिवाइड किया तो आई गॉट अ रेट पर ग्राम. तो अगर 4375 के 1000 ग्राम हो गए तो हर ग्राम 4.375 का होगा. ग्राम को ग्राम रेट पर ग्राम से मल्टीप्लाई करें या किलोग्राम को रेट पर किलोग्राम से मल्टीप्लाई करें, आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं. प्लास्टिक के अलावा क्लॉक का एक मैकेनिज्म है, और जो मैकेनिज्म है वो एज इट इज हमारे पास 285.94 का मिलता है पर क्लॉक. तो इसमें हर क्लॉक में एक मैकेनिज्म या एक कंपोनेंट डलेगा, तो दैट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट. ये हमने एज इट इज रख दिया 285.94. अगर हम इन दोनों को ही प्लस करेंगे तो मेरा अंदाजा है 2200 रुपए का खर्चा हो जाएगा. ओनली मटेरियल. इसमें भी लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स तो नहीं है. सिर्फ मटेरियल ही मटेरियल गिना जाए तो ही हमारा खर्चा 2200 तो हो चुका है. Then
direct labor. What I wrote is labor produces 4 clocks per hour. एक घंटे में 4 क्लॉक्स, हर क्लॉक पे कितना टाइम लगा? 15 मिनट। इजी। अगर 60 मिनट्स के अंदर we are able to produce 4 clocks 60 minutes के अंदर, that means we are taking 15 minutes for each clock. लेकिन आगे भी लिखा है कि 20% of time paid, 20% sorry 25% of time paid is for idle. यानी जो 15 मिनट है that is hours worked, time worked. लेकिन लेबर अगर आपके पास 15 मिनट काम करेगा तो क्या उसको पेमेंट भी 15 मिनट की करेंगे? नहीं, ज्यादा नहीं करेंगे। We are allowing 25% break, ऐसा। तो डायरेक्ट लेबर कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है? 15 मिनट्स is how much? Is 75%. बिकॉज जितने टाइम की आप उसको पेमेंट करेंगे उसमें से 25% नॉन प्रोडक्टिव टाइम होगा, 75% प्रोडक्टिव टाइम होगा. दिस इज प्रोडक्टिव टाइम 15 मिनट एंड दिस इज 75%. करेक्ट. तो जब लेबर काम करेगा 15 मिनट्स, वी मस्ट बी पेइंग देम फॉर 20 मिनट्स. 20 मिनट्स का 25% 5 मिनट नॉन प्रोडक्टिव, 20 मिनट्स का 75% 15 मिनट तक. लेकिन क्योंकि हम तो बीच में पैसे रहे हैं तो हम यूनिट की कॉस्ट को वो 5 मिनट का खर्चा भी चार्ज करेंगे. एंड हाउ मच इज लेबर पेड फॉर per hour again? These are minutes. 20 are minutes and 1200 is per hour. तो या तो 20 मिनट्स को आप आवर्स में कन्वर्ट कर लें और 1200 से मल्टीप्लाई कर दें, या 1200 को पर मिनट में लेके आए. एक मिनट में, एक घंटे में कितने मिनट से 60, तो 60 मिनट की 1200 रुपए की पेमेंट है. तो फी मिनट कितना होगा? Is it 20 rupees per minute? 20 exactly. ठीक है, कॉमन फिगर मिल रही है ना, तो 20 रुपए बच रहा है. 20 रुपए पर मिनट एंड 20 मिनट्स 400. So we are supposed to incur cost of 2200 rupees in respect of material, and we are supposed to pay 400 rupees to labor for the production cost. अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है. अन्य मैंने इसमें ये बताया है कि लेबर प्रोड्यूसेस 4 clocks per hour. 4 clocks per hour. एक घंटे में 4 यूनिट्स है. एक घंटे में मिनट्स कितने? 60. तो 60 मिनट्स के अंदर अगर हम 4 यूनिट्स बनाते हैं, 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 4 यूनिट्स. So how long will we be taking for each clock? We are taking 60 minutes for 4 clocks. Obviously, we'll be taking 15 minutes long for each clock. Correct. लेकिन 15 मिनट लेबर भागेगा तो क्लॉक बनेगा. 15 मिनट में अगर वो खाना खाएगा तो क्लॉक नहीं बन पाएगा. 15 मिनट में अगर वो अंगड़ाइयां लेगा तो क्लॉक नहीं बन पाएगा. 15 मिनट का काम है एंड हम उसको
काम से ज्यादा पैसे देते हैं, तो जितने टाइम की हम उसको पेमेंट करेंगे उसमें से 75% काम होगा और 25% रेस्ट होगा। ओके, क्योंकि इसमें वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं है तो हमारा खर्चा कितना आएगा 2000। दिस इज व्हाट, दिस इज प्राइम कॉस्ट। और व्हाट वी रेफर दिस एज डायरेक्ट कॉस्ट। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है बस ठहर जाओ, एक यूनिट इतने का ही बनेगा। इस स्कूल ऑफ थॉट को हम नाम देते हैं मार्जिनल कॉस्ट। you're correct। मार्जिनल कॉस्टिंग का स्कूल ऑफ थॉट भी कहता है that fixed costs are periodic costs and must be charged to the period regardless of number of units produced, sold and unsold। तो मार्जिनल कॉस्ट कहता है कि जब आप एक यूनिट की स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करें तो that should be marginal only। Economics, what is marginal cost? Additional cost of producing one extra unit, एक इजाफी यूनिट बनाने का जो इजाफी खर्चा आएगा, that is marginal cost and this is marginal cost। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर हम एब्जॉर्प्शन दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं तो वो कहता है कि इसमें फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड को भी एब्जॉर्ब करें। इसमें फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड को भी एब्जॉर्ब करें। तरीका देखिएगा, हमने ये कैलकुलेट किया है कि हमारी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 5,625,000 है, यानी एक महीने का हमारा 54,25,000 रुपए का खर्चा तो आएगा ही आएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट में कहा कि जब कह रहे हो आएगा ही आएगा तो यूनिट्स बनने, बिकने और बचने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो छोड़ दो उनको, मार देना मार्च के मुंह में। लेकिन दूसरा कहता है कि ऐसा ज्यादा और नहीं कर सकते, somehow or the other है तो ये हमने सही ना, ठीक है, तो ये ऑन करता है, ये कहता है चलो इसको भी हम संभाल लेते हैं। अब वो तरीका क्या करता है, हाउ डू वी कैलकुलेट फिक्स्ड OAR? Correct, budgeted fixed production overheads upon budgeted level of activity। अच्छा, now what do I mean by level of activity? You have got options। आप एक काम करें, पहला तरीका कि आप उसको नंबर ऑफ यूनिट से तकसीम कर दें। मिसाल, एक कारखाने में एक साल में हम 50,000 यूनिट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट ए, बी और सी के कुल मिला के 50,000 यूनिट्स बनाते हैं, जिसमें प्रोडक्ट ए के भी यूनिट्स है, प्रोडक्ट बी के भी यूनिट्स है, प्रोडक्ट सी के भी यूनिट्स है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 20,000 और 10,000 यूनिट्स हैं। अगर मैं 50 लाख रुपए की फैक्ट्री कॉस्ट को 50,000 यूनिट्स में तकसीम कर दूं तो ये भी चलेगा, लेकिन इस केस में आप ये मान रहे हैं कि जितना टाइम ए ले रहा है उतना ही टाइम बी ले रहा है, उतना ही टाइम सी ले रहा है, जबकि हकायक इससे अक्सर मुख्तलिफ हो सकते हैं। हमें अगर पता चले कि प्रोडक्ट ए बनने में 2 घंटे लेता है, प्रोडक्ट बी बनने में 3 घंटे लेता है और प्रोडक्ट सी बनने में 4 घंटे लेता है, तो क्या हर प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा बराबर आना चाहिए? नहीं, हम कहते हैं इंसाफ के तकाजे ही पूरे नहीं कर रहे, लेकिन इंसाफ होगा, हम करेंगे इंसाफ। हम कहेंगे कि बेटा जो जितना टाइम लेगा वो उतना खर्चा भरेगा। वी आर जस्टिफाइंग दिस।
कि जो हमारी फैक्ट्री का ज्यादा टाइम पिएगा वो ज्यादा खर्चा भरेगा। यूनिट बनने में अगर 4 घंटे ले रहे हो तो तुम अभी कोई खर्चा भरो, जो भाई 2 घंटे ले रहा है वो कोई खर्चा भरे, तो मुनासिब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप ये जस्टिफाई कर लेके प्रोडक्ट की शक्ल कैसी भी टाइम वही लेता है तो फिर तो इंसाफ की तरह से पूरे हो रहे हैं। लेकिन हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करनी, हमें इक्विटेबल ट्रीटमेंट करनी है, बराबरी नहीं करनी, इंसाफ करना है कि जो जितना कंज्यूम करे वो उतना भरे। तो कहते हैं ना, बाप के 3 बेटे हो, एक यूनिवर्सिटी में हो, एक कॉलेज में और एक स्कूल में हो, तीनों को बराबर पॉकेट मनी देना इक्वल ट्रीटमेंट है। लेकिन इक्वल हर जगह पे सही नहीं होता, आप इक्विटेबल करें। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तमाम सूबों को बराबर फंड्स दे, ये इक्वल ट्रीटमेंट है, लेकिन जस्टिफाई नहीं हो सकता। आप पॉपुलेशन के हिसाब से करें तो सेंस बनता है, जहां पे जितनी कंजम्पशन होगी उसको उतना बजट मिलना चाहिए, इक्विटेबल होनी चाहिए। ठीक है। How much is a budgeted fixed production overhead? 5,625,000 divided by budgeted level of activity, और मैंने इसको किस पे मेजर किया है? आवर्स में। 5,625 आवर्स। लेबर सिर्फ क्लॉक पे काम नहीं करेगा। लेट्स से हम इसी फैक्ट्री के अंदर इसके अलावा भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो ये जो 5,625 घंटे हैं इसमें राउंड क्लॉक भी बन रहा है, लेट्स से ट्रायंगल क्लॉक भी बन रहा है और स्क्वायर क्लॉक भी बन रहा है। लेकिन हर क्लॉक टाइम अगर अलग अलग ले रहा है तो उस हिसाब से उसकी फिक्स्ड कॉस्ट भी कम पेश होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम टोटल क्लॉक्स बना लें कि राउंड क्लॉक इतने प्लस ट्रायंगल क्लॉक्स इतने प्लस स्क्वायर क्लॉक्स इतने और उसी तकसीम मार दें तो मे बी जस्टिफाइबल नहीं होगा। सो द प्रोडक्ट दैट टेक्स लॉन्गर मस्ट बी अ हायर कॉस्ट। हमने क्या कर दिया, इस 4,25,000 को 5,625 घंटों से तकसीम दे दी। हमने ये कह दिया कि हमारे कारखाने को 1 घंटा चलाने का खर्चा कितना है? ठीक है। नाउ लेट्स से ये वाला क्लॉक कितना टाइम ले रहा है लेबर का? टाइम 15 मिनट्स। 20 मिनट्स की आप लेबर को पेमेंट कर रहे हैं, यू आर पेइंग हिम एक्स्ट्रा बिकॉज वो थकान में बैठता है, मशीन को रेस्ट नहीं चाहिए। तो मशीन पे लेबर काम कर रहा है 15 मिनट्स, मे बी ट्रायंगल क्लॉक में लेबर को 30 मिनट चाहिए, मे बी स्क्वायर क्लॉक बनाने के लिए लेबर को 10 मिनट चाहिए। तो हम अकॉर्डिंगली जिसको जितना टाइम चाहिए होगा उसको उतना देंगे। लेकिन हमने ये तय कर लिया कि हमारा कारखाना 1 घंटा चलने में 1,000 रुपए का खर्चा, ये एवरेज है। ठीक है। हकायक इससे मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हम मार्च का आखिर बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते, हम कबल अज वक्त कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 1,000 रुपीज इज व्हाट, दिस इज प्री डिटरमिन्ड। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्री। तो हमने ये तय कर लिया कि हमारा कारखाना 1 घंटा चलने में 1,000 रुपए का खर्चा तो करता है। एंड हाउ मच टाइम इज ईच यूनिट ऑफ राउंड क्लॉक टेकिंग? 15 minutes. Because this is per hour and this is per minute. This is number of minutes. तो मिनट्स को घंटों में कर दे, 15 मिनट क्वार्टर घंटा करेक्ट। तो हमारा खर्चा आ रहा है 250 रुपए पर यूनिट, जो 1 यूनिट की कॉस्ट होगी
2750। व्हाट 1000 रुपए या 250 रुपए? 250 रुपए राउंड क्लॉक का। हाँ करेक्ट। अगर हमें ये पता चलता कि ट्रायंगल क्लॉक को बनने में 30 मिनट्स लगते हैं तो हम कहेंगे कि ठीक है, हमारा कारखाना 1 घंटे के 1000 रुपए का खर्चा करता है, अगर आप 30 मिनट्स देते हो तो आप 500 रुपए भरो। स्क्वायर क्लॉक है जो कि 1 घंटे में 6 जाता है, यानी 10 मिनट में 1 यूनिट बन जाता है, तो उसको हम 133 रुपए का खर्चा दे देंगे। लेकिन हमने अपना जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है वो पर टाइम के हिसाब से किया हुआ है। So the product taking longer must be cost. 2750 रुपए। Sorry, my mistake. It's 2850, and this is as per एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एक हमने पढ़ ली मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसने कहा कि यूनिट की कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट ऐड नहीं होगी, जबकि एब्जॉर्प्शन ने कहा कि फिक्स्ड कॉस्ट भी यूनिट कॉस्ट का हिस्सा। बाकी सारी जगहों पे इनके कॉन्सेप्ट्स सेम है, सिर्फ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पे आके ये 2 फिरके बन जाते हैं और इन भाइयों के राह अलग अलग हो जाती है। उसका नाम मार्जिनल बन जाता है, इसका नाम एब्जॉर्प्शन बन जाता है। बाकी तमाम चीजों पे हम मुत्तफिक हैं, सिर्फ एक चीज पे हमारी नहीं बनती, फिक्स्ड प्रोडक्शन। इन्वेंट्री परचेस करते हैं तो डबल एंट्री क्या बनाते हैं, एग्जांपल देता हूं। हमारी कंपनी ने 1000 चेयर्स 10 लाख रुपए में परचेस की हैं फॉर रीसेल क्रेडिट पे, ठीक है। लाख रुपए की चेयर्स परचेस की हैं फॉर रीसेल ऑन क्रेडिट। डबल एंट्री क्या करेंगे, डेबिट करेंगे परचेसेस एंड क्रेडिट करेंगे अकाउंट्स पेएबल। डेबिट परचेसेस करेंगे या डेबिट इन्वेंट्री करेंगे, डेबिट परचेसेस करेंगे या डेबिट इन्वेंट्री करेंगे। इन्वेंट्री किसको कहते हैं, जो रीसेल के लिए खरीदी जाए जी। इन्वेंट्री किसको कहते हैं, वो चीज जो रीसेल के लिए खरीदी जाए। तो इन्वेंट्री कहना भी तो गलत नहीं है ना, समझ में आ रही है बात। सवाल ये उठ रहा है कि जब हम इन्वेंट्री परचेस कर रहे हैं तो डेबिट इन्वेंट्री किया जाए या परचेसेस किया जाए। क्रेडिट पेएबल पे मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है। चेयर्स डेबिट अकाउंट्स पेएबल, मोहम्मद अली, चेयर्स को डेबिट करने की गुंजाइश नहीं है। हम या तो इन्वेंट्री डेबिट करेंगे या तो परचेसेस डेबिट करेंगे। इन्वेंट्री डेबिट करेंगे, आप दोनों बातें सही कर रहे हैं। व्हाट इज अल्टीमेटली द सॉल्यूशन। यहां मेरे पास जवाब आ रहा है कि चेयर्स डेबिट अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, मुस्तफा का कहना है परचेसेस डेबिट करेंगे। तो क्लियर माय डाउट, इन्वेंट्री को क्यों ना डेबिट किया जाए, क्योंकि एक एसेट है ना इन्वेंट्री, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। सिंस आपके पास 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री आई है और इन्वेंट्री एसेट है, इंक्रीज होने पे डेबिट होना चाहिए। व्हाट शुड बी डेबिट, यस, कंफ्यूजिंग, यस। देखो दोनों में पहली बात तो दोनों में फर्क देखें। इन्वेंट्री को डेबिट करने का मकसद है कि हम इसको एसेट मान रहे हैं,
और परचेसेस को डेबिट करने का मकसद है कि हम इसको एक्सपेंस मान रहे हैं। लॉजिकली क्या दुरुस्त है? क्या इन्वेंट्री को तब एक्सपेंस मानना जस्टिफाइबल है जबकि वो खरीदी गई है? नहीं, नहीं, करेक्ट। हम अभी उसको ऐसे ही मानेंगे। और इन्वेंट्री को खर्चा कब मानेंगे? जब वो सेल हो जाएगी। तो ये जब खरीदा जाएगा तो ये एंट्री पास की जाएगी, और जब इन्वेंट्री बिकेगी तो हम डेबिट कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्रेडिट कर देंगे इन्वेंट्री। इससे ये फायदा होगा कि वो इन्वेंट्री जो ताहाल बिक नहीं सकी वो हमारे एसेट में ही रहेगी, और सिर्फ उस इन्वेंट्री को हम अपना खर्चा मानेंगे जो इन्वेंट्री डिस्पोज ऑफ हो चुकी है। लेकिन परचेसेस को डेबिट करना हम पढ़ के तो आए हैं, मार्क्स भी लेके आए उस पर। दोनों ट्रीटमेंट्स गलत नहीं है। पहली ट्रीटमेंट मैं आपको समझा रहा हूं जिसमें हम इन्वेंट्री के खरीदने पर इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे और उसको एसेट मानेंगे, ना कि एक्सपेंस। और इन्वेंट्री के सेल होने पर हम उसको एक्सपेंस मानेंगे। तो जब इन्वेंट्री आएगी तो डेबिट इन्वेंट्री होगी, जब इन्वेंट्री हमारे यहां से चली जाएगी तो हम इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे। तो इन्वेंट्री के इंक्रीज होने पर इन्वेंट्री डेबिट होगी और इन्वेंट्री के डिक्रीज होने पर इन्वेंट्री क्रेडिट होगी। अकाउंटिंग का दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये चेयर्स खरीदी क्यों है? बेचने के लिए ही ना। तो मैं डेबिट क्रेडिट करके पागल हो जाऊंगा, फायदा क्या? वैसे ही बिक जाएंगी, मैं इसको खर्चा मान लेता हूं, मैं इसको पहले ही खर्चा मान लेता हूं, वैसे भी तो बिक जाएंगी ना। आप इधर बात तो तुम सही कह रहे, शॉर्टकट तो है, लेकिन अगर कोई इन्वेंट्री ना बिकी तो मतलब इसको साथ में एंट्री पास कर देंगे। जितनी इन्वेंट्री नहीं बिकेगी उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हटा के इन्वेंट्री में डाल देंगे। लेकिन इन्वेंट्री इंक्रीज हुई, डेबिट किया, फिर हमने कहा सर बिक गई, फिर मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, फिर और आ गई, फिर डेबिट किया, फिर चली गई, क्रेडिट कर दिया। तो मैं फिर में डेबिट क्रेडिट कर रहा हूं। तो बेहतर हो कि मैं इन्वेंट्री को जब अक्वायर करूं उसी टाइम कहूंगा बेटा तुम तो जाओ प्रॉफिट लॉस में। साल खत्म होने के टाइम पे मैं देखूंगा कि कितनी इन्वेंट्री सेल नहीं हो सकी, मैं सिर्फ उतनी इन्वेंट्री को इन्वेंट्री मान। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं, याद है ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेसेस माइनस। तो हम क्लोजिंग स्टॉक वो जो बिक ना पाया उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से क्रेडिट करके इन्वेंट्री में डेबिट कर देते थे, तुम याद जाओ बाकी को जाने दो। जब हम इन्वेंट्री डेबिट करते हैं तो इसको हम कहते हैं परपेचुअल सिस्टम, और जब हम परचेसेस को डेबिट करते हैं तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिक या ईयर एंड सिस्टम। एक होता है परपेचुअल या कंटिन्यूअस सिस्टम जिसमें हर बार इन्वेंट्री के आने पे डेबिट, जाने पे क्रेडिट किया जाता है, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। इसमें हम वो फीफो और एफको फॉलो करते हैं। हाँ, लीफो अलाउड नहीं है एज पर आईएस 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, लीफो इज नॉट अलाउड। बाकी जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है और एवरेज कॉस्टिंग है वो दोनों अलाउड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट अलाउड नहीं है। लेकिन चले आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फीफो लीफो एफको, ये हम कंटिन्यूअस सिस्टम में फॉलो करते हैं। और जब हम फॉलो करते हैं पीरियोडिक सिस्टम तो हम इन्वेंट्री के आने पर उसको एसेट नहीं मानते बल्कि उसको सीधा एक्सपेंस मान लेते हैं। साल के आखिर में जो बच जाती है इन्वेंट्री हम तो उसको अपना एसेट। ठीक है, सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अटेंडेंस की तरफ आ जाओ।